हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट्स का बिहार सामान्य ज्ञान। तो चलिए एक बार विषय सूची देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं। तो विषय सूची में प्राचीन बिहार हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब जो चल रहा है पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन बिहार चल रहा है, इसका फोर्थ पार्ट यानी चौथा भाग हम कर चुके हैं। आज पांचवा भाग इस वीडियो का कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों के विषय। अशोक के शिलालेखों के विषय के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। शिलालेख विषय जानवरों के मरने और निरर्थक उत्सवों पर प्रतिबंध। प्रतिदिन केवल 2 मोर और 1 हिरण। कहा जाता है प्रथम शिलालेख में कि जानवरों के मारने और निरर्थक उत्सवों पर प्रतिबंध। प्रतिदिन केवल 2 मोर और 1 हिरण शाही रसोई के लिए मारे जाने का आदेश दिया गया था। प्रतिदिन 2 मोर 1 हिरण शाही रसोई के लिए मारे जाने का आदेश था। दूसरा में कहा गया है कि चिकित्सीय मिशन सभी दिशाओं में भेजे गए, वृक्ष लगाए गए, सड़कों का निर्माण करवाया गया और कुएं खुदवाए गए। तीसरा में कहा गया है कि युक्त रज्जाकू और प्रादेशिकों को प्रत्येक 5वें साल राज्य में निरीक्षाटन के लिए जाने का आदेश तथा धर्म के प्रसार के कार्य में हाथ बटाने का आदेश। तीसरा कहा गया, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तीसरा लेख में कहा गया है कि युक्त रज्जाकू और प्रादेशिक को प्रत्येक 5वें साल राज्य में निरीक्षाटन के लिए जाने का आदेश तथा धर्म के प्रसार के कार्य में हाथ बटाने का आदेश। ब्राह्मणों के प्रति दया और मित्र तथा माता पिता का आदर करना, ये तीसरा लेख में कहा गया। चौथा में कहा गया है कि मेरी घोष का स्थान धम्म घोष द्वारा लिया गया है। चौथा भी लेख में कहा गया है कि मेरी घोष का स्थान चौथा धम्म द्वारा लिया गया है। पांचवा में शासन के 13वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति। छठा, हर समय कहीं भी और किसी भी मामले के जल्दी निपटारे के लिए उपलब्ध। सातवां में कहा गया है सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान। आठवां में कहा गया है धम्म यात्राओं का वर्णन। अशोक द्वारा बोधगया की यात्रा। 8वां अभिलेखों में धम्म यात्राओं का वर्णन है और अशोक द्वारा बोधगया गया था यात्रा, उसका वर्णन इसमें मिलता है 8वां अभिलेख। 9वां में धम्म के अलावा सभी रीतियां व्यर्थ हैं। धम्म में दासों और नौकरों की प्रति आदर है। 10वां लेख में कहा गया है कि वह प्रसिद्ध का आकांक्षी नहीं है, लोग सिर्फ धम्म का पालन करें। 11वां में कहा गया है कि दान पर बल, यानी दान देने पर बल दिया जाए। 12वां में कहा गया है अशोक द्वारा धर्म की सार बुद्धि पर जोर देना। 13 लेखों में कहा गया है कि कलिंग पर विजय, 1 लाख मरे हुए, इससे कई गुना लोगों का जीवन तबाह हुआ। टॉलमी, एंटीगोनस, मागा, एंटियोकस, चोल, चेर, पांडे, कंबोज, गंधार का उल्लेख। अरब जाति का भी उल्लेख है इसमें। 13वां में कलिंग पर विजय का उल्लेख, 1 लाख मरे हुए या इससे कई गुना लोगों का जीवन हुआ तबाह, उसके बारे में उल्लेख है। टॉलमी, एंटीगोनस, मागा, एंटियोकोस, चोल, चेर, पांडे
कंबोज, गंधार का उल्लेख और औरब जाति का भी इसमें उल्लेख किया गया है। 14वां लेख में कहा गया है कि प्रजा के प्रति पितृव्रत प्रेम करना। 14वां लेख में कहा गया है कि प्रजा के प्रति पितृव्रत में प्रेम करना। गुहा लेख, दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी के 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले, जिनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान दिए जाने का विवरण है। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा यानी कि नेचुरल लैंग्वेज में प्रतिलिपि में लिखे गए। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, मौर्य का साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, दोस्तों आप बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे तो उसके लिए चाहे बिहार PCS हो, बिहार दरोगा हो, बिहार SI हो, बिहार पुलिस हो, बिहार के ऑल एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। और बिहार लुसेंट्स, बिहार सामान्य ज्ञान, तो एक कमेंट्स करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा और एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो लाने में। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए, हम सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव का भी जो लुसेंट्स आता है सामान्य ज्ञान, उसका भी हम ऑब्जेक्टिव कराना चाहते हैं, तो अगला वीडियो उस पर भी आएगा। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। करंट अफेयर्स भी मंथली दिवस और ब्रांड मिनिस्टर से लाया जाता है, तो उसको आप वाचिंग कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण। सम्राट अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व के पश्चात लगभग 3 सदियों से चले आ रहे हैं शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा और अंततः 184 ईसा पूर्व के लगभग इस साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सम्राट अशोक की मृत्यु 332 ईसा पूर्व के पश्चात लगभग 3 सदियों से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा और धीरे धीरे अंततः 184 ईसा पूर्व में के लगभग इस मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। मतलब मौर्य वंश का अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ का हत्या उन्हीं के सेना पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दिया और इस प्रकार मौर्य वंश का अवसान हो गया। मौर्य वंश साम्राज्य का अवसान हो गया। मौर्य वंश साम्राज्य के पतन के प्रमुख 6 कारण बताए जाते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से कारण हैं। एक में दिया गया है कि अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, दूसरा है प्रशासन का अधिक केंद्रीकरण, तीसरा है राष्ट्रीय चेतना का अभाव, चौथा है आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, पांचवा है प्रांतीय शासकों के अत्याचार और छठा है करों की अधिकता यानी कि टैक्स में अधिकता के कारण इसका साम्राज्य का पतन हो गया मौर्य वंश का। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी के कारण इसका मौर्य वंश का पतन हो गया। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ, राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो गया, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं फैल गई,
प्रांतीय शासकों के अत्याचार के कारण, और छठा करों की अधिकता के कारण मौर्य वंश का साम्राज्य का पतन हो गया। ये 6 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। रोमिला थापर सदृश प्रख्यात इतिहासकार ने प्रशासन के संगठन तथा राज्य अथवा राष्ट्र की अवधारणा को ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। रोमिला थापर सदृश प्रख्यात इतिहासकार ने प्रशासन के संगठन तथा राज्य अथवा राष्ट्र की अवधारणा को ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। किसके? रोमिला थापर सदृश प्रख्यात इतिहासकार के द्वारा। ये भी कारण हो सकता है। मौर्यकालीन कला और संस्कृति। मौर्यकालीन में कैसा कला और संस्कृति था उसके बारे में पढ़ते हैं। मौर्यकाल में कला और साहित्य के क्षेत्र में मौर्यकाल और साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। मौर्य काल में कौटिल्य एक बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था, जिसकी रचना अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मौर्य काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मौर्य काल में कौटिल्य एक बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था, जिसकी रचना अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी इस काल की अन्य महत्वपूर्ण कृति है। मीमांसा और वेदांत पर टिप्पणियां लिखने वाला उपवर्ष और चिकित्सा शास्त्री चरक इस काल के अन्य महान विभूति थे। इस काल में स्थापत्य कला उन्नत अवस्था में थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया, जिसे पटना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पटना के कुम्हरार में मौर्य काल राजप्रसाद के जो अवशेष मिले हैं, उनमें एकाश्म गोलाकार स्तंभ अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन वास्तुकला शैली ईरानी कला से प्रभावित थी। इसी शैली के ऊंचे और भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने अभिलेखों के प्रचार हेतु भी बनाए गए। मौर्यकालीन वास्तुकला शैली ईरानी कला से प्रभावित थी। इसी शैली के ऊंचे और भव्य स्तंभ अशोक द्वारा अपने अभिलेखों के प्रचार हेतु भी बनाए गए। पत्थर को चमकाने की कला इस काल में अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ले से प्राप्त यक्षिणी का मूर्ति से हमें उदाहरण मिलता है। राजगीर की सोन भंडार गुफाएं और गया के समीप बराबर पहाड़ियों की गुफाएं भी मौर्यकालीन स्थापत्य के उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे। मौर्यकालीन प्रमुख मूर्तियां मणिभद्राक्ष ग्वालियर से 2 स्त्रियां और वैशनगर से यक्ष मथुरा परखम गांव से तथा यक्षिणी दीदारगंज से प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन प्रमुख मूर्तियां मणिभद्राक्ष ग्वालियर से प्राप्त हुआ है, 2 स्त्रियां वैशनगर से प्राप्त हुआ और यक्ष मथुरा परखम गांव से तथा यक्षिणी दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। अशोक मौर्य वंश का प्रथम ऐसा शासक था
जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा प्रथम डेरियस से मिली थी। अभिलेखों में अशोक को देवाना मपीय और देवाना मपीयदस्सी उपाधियों से विभूषित किया गया। अशोक स्तंभों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में श्री पाद्रेटी फैंथैला ने की थी। अशोक स्तंभों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में श्री पाद्रेटी पैंथैला ने किया था, जबकि इनके अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप, किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने इसकी सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ने को 1837 में प्राप्त हुई थी। मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में राज्य में 7 अंग निर्दिष्ट किए थे। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। 7 कौन कौन है? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 हैं जो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में राज्य के 7 अंग निर्देशित किए थे। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन के लिए 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिसे तीर्थ कहा गया है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन के लिए 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिसे तीर्थ कहा जाता है। तीर्थों के अध्यक्ष को महापात्रा कहा गया है। जो तीर्थ के अध्यक्ष बनते थे उसे महापात्रा कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे जो उसके बारे में पढ़ते हैं। मंत्री था, पुरोहित थे और सेनापति और युवराज, ये महत्वपूर्ण तीर्थ थे। मौर्यकालीन विभागाध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। मौर्यकाल के प्रमुख विभागाध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों की देखरेख के लिए 29 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। मौर्य काल के विभिन्न भागों को देखने के लिए 29 अध्यक्ष टोटली नियुक्त किया गया था, जिनमें कुछ उल्लेख नीचे दिया गया है। तो चलिए नीचे दिए हुए उल्लेख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शीताध्यक्ष। पदनाम शीताध्यक्ष। विभाग कार्य। तो शीताध्यक्ष का काम क्या था? तो राजा के अधिकार वाले कृषि भूभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष वाणिज्य अधीक्षक का काम करता था। और पौतवाध्यक्ष, ये माप तौल अत्यधिक काम करता था। पौतवाध्यक्ष जो मापा तोलने का जो काम होता था उसको काम करता था पौतवाध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष मार्गर अधीक्षक था। और नौवाध्यक्ष नौका अधीक्षक था। और संस्थाध्यक्ष ये बाजार अधीक्षक था। और सुराध्यक्ष यह मदिरा मद अधीक्षक था, यानी कि नशे का जो सामान था उसका अधीक्षक यानी कि अध्यक्ष करता था। और आकाराध्यक्ष यह खान अधीक्षक था। लोहाध्यक्ष यह लोहा खनिज अधीक्षक का काम करता था। और नमकाध्यक्ष यह नमक अधीक्षक का काम किया करता था। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष का काम था कि राज्य के व्यवसायों का अध्यक्षता करना। और गणिताध्यक्ष यह वेश्याओं का अध्यक्ष था, वेश्याओं का। लक्षणाध्यक्ष यह मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने वाला था। और एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी होता था। और प्रतिवेदित सम्राट को सूचना देने वाला अधिकारी होता था प्रतिवेदित। और रूपदर्शक मुद्राओं का परीक्षण करने वाला तथा आय व्यय को लेखा रखने वाला रूपदर्शक कहलाता था। विविताध्यक्ष चारागाह क्षेत्र के अधिकारी होता था। और इतिझक महापात्रा नारियों का अध्यक्ष होता था।
इतिझक महापात्र नारियों का अध्यक्ष हुआ करता था। मौर्यकालीन प्रांत मंडलों में मंडल जिले में तथा जिले स्थानीय निकायों में बटे हुए थे। मौर्यकालीन प्रांत मंडलों में मंडल जिलों में तथा जिले स्थानीय निकाय में बटे हुए थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई को गोप कहा जाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गोप थी जो 10 गोवा का शासन संभालता था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। नगर का शासन प्रबंध 3 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में बांटा था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इन 5 समितियों को कार्य निम्नवत थे। इसके कार्य में चलिए इसके पहले मौर्य साम्राज्य के प्रांत के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रांत था उत्तरापथ पाकिस्तान, वर्तमान स्थिति, इसकी राजधानी तक्षशिला था। प्राचार्य या मध्य प्रदेश, यह वर्तमान बिहार में है और राजधानी इसकी पाटलिपुत्र यानी पटना था। उस समय पाटलिपुत्र था। अवंती, इसका वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश, इसका राजधानी उज्जैनी था। कलिंग, इसका वर्तमान स्थिति दक्षिण उड़ीसा में है, इसका राजधानी तोसाली। दक्षिणापथ, वर्तमान स्थिति आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी। तो चलिए 5 सदस्य, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, तो उन सदस्य के बारे में पढ़ते हैं। 6 समितियों में बांटा था, एक मंडल करता था जो 6 समितियों में बांटा था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो इन समितियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करता था और तृतीय समिति जन्म एवं मरण का लेखा जोखा करता था। तृतीय समिति और चतुर्थ समिति यानी चौथा समिति व्यापार एवं वाणिज्य में का देखरेख करता था। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था यानी कि बेचने का काम किया करता था। और षष्ठम समिति विक्रम मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना करता था। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस सबको। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था यानी कि फैक्ट्रियों को निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, कौन विदेश से आए कौन गए इनकी देखरेख करता था। तृतीय समिति जन्म एवं मरण का लेखा जोखा रखता था। तृतीय समिति में मरण और का लेखा जोखा रखता था। चतुर्थ समिति में व्यापार एवं वाणिज्य यानी कि कैसे व्यापार होता है उसको लेखा जोखा रखता था। चतुर्थ समिति में, पंचम समिति में यानी 5वां समिति में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। निर्माण वस्तुओं के बारे में निरीक्षण किया करता था पंचम समिति। और षष्ठ समिति में यानी कि छठा समिति में विक्रम मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना था। सैन्य विभाग 6 समितियां। सैन्य विभाग 6 समितियां, प्रत्येक में 5 सदस्य में विभक्त था। सैन्य विभाग 6 समितियों में बटा था जिसमें प्रत्येक 5 सदस्य विभक्त थे। समितियां थी पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना तथा सैनिक यातायात। ये 5 समितियां थी। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अतपाल कहलाता था। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। सम्राट स्वयं न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट स्वयं
जो सम्राट थे वो स्वयं प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। सभी न्यायालय दो प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन। धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी अदालतें थी, जबकि कंटक शोधन अदालतें फौजदारी अदालतें होती थी। अर्थशास्त्र का संपूर्ण चौथा अध्याय कंटक शोधन अदालत विषय पर लिखा गया है। मेगास्थनीज ने भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य उद्योग का संचालन स्वयं भी करता, जैसे खान, नमक, अस्त्र शस्त्र का व्यवसाय आदि को स्वयं देखता था। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। राज्य की अर्थव्यवस्था था पशुपालन और कृषि पर टिका हुआ था और व्यापार पे। इन्हें सम्मिलित रूप से वर्ता कहा जाता था। कृषि, पशुपालन और व्यापार को ही सम्मिलित रूप को वर्ता कहा जाता था। स्वाभ्य में से भूमि पर व्यक्ति का अधिकार, यानी कि स्वाभ्य से भूमि पर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध होता था और उसे भूमि का क्रय विक्रय का अधिकार मिल जाता था, यानी कि खरीद बिक्री का मूल्य मिल जाता था, अधिकार मिल जाता था। लोग जब स्वयं सिक्के बनवाते थे तो उन्हें राज्य को 13.5% ब्याज रूपिका और परीक्षण के रूप में देना होता था। जब राज्य के कोई व्यक्ति सिक्के खुद के लिए स्वयं के लिए बनवाते थे तो उन्हें राज्य को 13.5% ब्याज रूपिका और परीक्षण के रूप में देना होता था। मौर्य काल में चांदी की आहत मुद्राएं प्रचलित थी। इन पर मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर अंकित थी। मौर्य काल में चांदी की आहत मुद्राएं प्रचलित थी। इन पर मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर अंकित थी। निजी खेती करने पर राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। बलि भी एक प्रकार का भूराजस्व था, जबकि हिरण्यक नामक कर अनाज के रूप में न होकर नगद लिया जाता था। वाणिज्य कर, नाव पतन कर, चारागाहों व सड़कों पर कर यानी टैक्स तथा अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। वाणिज्य कर, नाव पतन कर यानी कि वाणिज्य टैक्स, नाव टैक्स, पतन टैक्स, चारागाहों व सड़कों पर टैक्स तथा अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष नामक अधिकारी करता था। राजकीय भूमि की अध्यक्षता सीताध्यक्ष नामक अधिकारी करता था, जिससे होने वाले आय को सीता कहा जाता था। भूराजस्वी को क्षेत्रक और काश्तकार का उपवास कहा जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतुबद्ध कहलाता था। सिंचाई हेतु अलग से उपज का 1/5 भाग से 1/3 भाग कर
टैक्स के रूप में लिया जाता था। भू स्वामी को क्षेत्रक और काश्तकार के उपवास का कहा जाता था। भूस्वामी को क्षेत्रक, काश्तकार को उपवास कहा जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतु बंध कहलाता था। सिंचाई हेतु अलग से सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5 भाग से 1/3 भाग कर यानी टैक्स के रूप में लिया जाता था, अलग से सिंचाई के लिए। इसे सेतु बंध कहते थे। पिंड कर पूरे गांव से एक बार वसूल किया जाता था, जबकि विविध पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। पिंड कर पूरे गांव से एक बार वसूला किया जाता था और विविध पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था। टैक्स मौर्य काल में निःशुल्क श्रम आयात अर्थात बेरोजगार की विष्टि कहा जाता था। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को विष्ट कहा जाता था। माप तौल का निरीक्षण प्रत्येक चौथे महीने किया जाता था और कम तोलने वाले को दंड दिया जाता था। देशी वस्तुओं पर 4% बिक्री कर लिया जाता था तथा आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री लिया जाता था। यानी कि जो देश में से उपजा हुआ वस्तु पर 4% बिक्री कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, जबकि आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। यानी कि विदेश में जब इसके विदेशी सामान को जब आयात किया जाता था तो उस पर 10% का टैक्स लिया जाता था। लगभग 40 वर्षों के शासन के बाद 332 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। उसके बाद 50 वर्षों तक उसके उत्तराधिकारियों का कमजोर शासन चलता रहा। 40 वर्षों के शासन के बाद 332 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 50 वर्षों तक उसके उत्तराधिकारी का कमजोर शासन चलता रहा। अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल मगध का शासक बना। अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल मगध का शासन बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। उस समय जलौक कश्मीर का शासक था। कश्मीर का शासक जलौक था। अशोक का ही पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बना। अशोक का ही पुत्र था वीरसेन, जो गांधार का शासक बना। कुणाल के अंधे होने के कारण मगध का शासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल के अंधे होने के कारण मगध का शासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। यानी कि कुणाल आंख से अंधा था और उसका शासन जो था उसके पुत्र संप्रति, कुणाल का जो संतान था उसके संप्रति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। अशोक ने नागार्जुन गुफाएं आजीविकों के दान में दे दिया था। मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गंगे घाटी और चंबल नदी से संबद्ध क्षेत्र रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गंगीय घाटी और चंबल नदी से समृद्ध क्षेत्र रह गए हैं। बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पंजाब और पाटलिपुत्र पर भी उनके आक्रमण हुए। बैक्ट्रिया के यूनानी कलिंग के शासक खारवेल ने संभवतः 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर 2 बार आक्रमण किया था। कलिंग के शासक खारवेल ने
पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर 2 बार आक्रमण किया। पुष्यमित्र ने परिस्थिति पर नियंत्रण किया। संभवतः उसने जालंधर और साकल सियालकोट तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ था। 72 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत तब हुआ जब इस वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके मंत्री वसुमित्र ने कर्ण वंश की नींव रखी थी। 72 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत तब हुआ जब इस वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके मंत्री वसुमित्र ने कर्ण वंश की नींव रखी थी। कर्ण वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि आंध्रों का मगध पर शासन रहा था या नहीं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने का चर्चा मिलती है। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने का चर्चा मिलती है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को कुषाण कालीन अश्वघोष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा। कुछ इतिहासकार इसके विपरीत यह मानते हैं कि मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया। शुंग वंश लगभग 184 से 72 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल रहा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों एक लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूले, और अगर अगला वीडियो चाहते हैं इसी तरह और दूसरा टॉपिक पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा शुंग राजवंश की स्थापना भी कर दिया। शुंग ब्राह्मण पुरोहित थे। अशोक द्वारा यज्ञों पर यानी कि पूजो पाठ पर रोक लगा दिए जाने के बाद उन्होंने पुरोहित को कर्म त्याग कर सैनिक वृत्ति को अपना लिया। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। दिव्यावधान के अनुसार वह गुरु पुष्य धर्म का पुत्र था। एक दिन सेना का निरीक्षण करते समय बृहद्रथ की उसने धोखे से हत्या कर दी। दिव्यावधान के अनुसार वह पुष्य धर्म का पुत्र था। दिव्यावधान के अनुसार पुष्य धर्म का पुत्र था। एक दिन सेना का निरीक्षण करते समय बृहद्रथ को उसने धोखे से हत्या कर दी। उसने सेनानी उपाधि धारण की थी। राजा बन जाने के बाद भी उसने अपनी यह उपाधि बनाए रखी। पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमणों से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे को पुनः प्रतिष्ठित किया।
इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल कहलाता है। विदर्भ युद्ध, विदर्भ युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। मलविकाग्नि मित्र के अनुसार पुष्यमित्र के काल में लगभग 184 ईसा पूर्व में संदर्भ का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पुष्यमित्र की विजय हुई, यानी कि जीत हुआ, और राज्य के 2 भागों में बांट दिया गया। जिसमें पुष्यमित्र की जब विजय प्राप्त हुआ तो राज्य को 2 भागों में बांट दिया। वर्धा नदी दोनों राज्यों की सीमा बनी। वर्धा जो नदी था वो दोनों राज्यों की सीमा बनी। इस राज्य का एक भाग माधव सेन से को प्राप्त हुआ। राज्य को 2 भागों में बांटा गया तो एक भाग माधव सेन को प्राप्त हुआ। दोनों भागों के नरेश ने पुष्यमित्र को अपना सम्राट मान लिया। दोनों भागों को नरेश ने पुष्यमित्र को अपना सम्राट मान लिया तथा पुष्यमित्र का प्रभाव नर्मदा नदी के दक्षिण तक विस्तृत हो गया। यवनों का आक्रमण। बृहद्रथ के काल से पुष्यमित्र के काल तक यवनों का 1 या 2 आक्रमण हुए और पुष्यमित्र के हाथों सेनापति एवं राजा के रूप में उन्हें पराजित होना पड़ा। यह पुष्यमित्र की शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। शुंग साम्राज्य का शासन। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में, पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर, पुष्यमित्र का जो साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के बरार तक तथा पश्चिम में, उत्तर में हिमालय से लेकर, पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक था तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में मगध तक फैला हुआ था। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था, जो अभी पटना के नाम से प्रसिद्ध है और जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य में अयोध्या और विदिशा सम्मिलित थे तथा विदर्भ राज्य उसके अधीन था। दिव्यावदान और तारानाथ के अनुसार जालंधर और स्थालकोट पर भी उसका अधिकार था। पुष्यमित्र दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करता था, दैवी लोगों के उत्पत्ति के में विश्वास रखता था। उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। धनदेव कौशल का राज्यपाल था। राजकुमार सेना का संचालन भी करते थे। उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। धनदेव कौशल का राज्यपाल था और राजकुमार सेना का संचालन भी करते थे। शासन में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद भी होती थी। इस समय भी ग्राम शासन का सबसे छोटी इकाई होती थी। शासन में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद भी होती थी। इस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इस काल तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई थी तथा सामंतीकरण की प्रवृत्तियां सक्रिय होने लगी थी। शुंग काल में राजधानी हालांकि पाटलिपुत्र थी, किंतु विदिशा का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ता गया और कालांतर में इस नगर ने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया। शासन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। शासन में सहायता के लिए इस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इस काल तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई थी तथा सामंतीकरण की प्रवृत्तियां सक्रिय होने लगी थी। शुंग काल में राजधानी हालांकि पाटलिपुत्र थी, किंतु विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ता गया और कालांतर में इस नगर ने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया। पुष्यमित्र का भारत एकमात्र सम्राट बन गया। पुष्यमित्र उत्तर भारत का एक छत्र सम्राट बन गया तथा उसने अपनी
उसने अपनी संप्रभुता घोषित करने हेतु अश्वघोष यज्ञ का अनुष्ठान किया। यानी कि उसने अपनी प्रभुसत्ता घोषित करने के लिए अश्वघोष यज्ञ का अनुष्ठान किया। बौद्धों द्वारा यवनों की मदद करने के कारण पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत अत्याचार किए। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा बनवाया गया 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। पुष्यमित्र ने बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र ने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री नियुक्त कर रखा था, दिव्यावदान के अनुसार। अतः उसे बौद्ध विरोधी कहना पूरी तरह सच नहीं है। पुराणों के मुताबिक पुष्यमित्र ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया था। पुराण जो कहता है उसके अनुसार अग्निमित्र का शासन 148 से 140 ईसा पूर्व तक चला। पुष्यमित्र की मृत्यु 148 ईसा पूर्व के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा हुआ। उसका पुत्र जो था अग्निमित्र शुंग वंश का राजा हुआ। उसने कुल 8 वर्षों तक यानी लगभग 140 से ईसा पूर्व तक शासन किया। वहीं कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम नामक अग्निमित्र के बाद वायुज्येष्ठ या सुज्येष्ठ राजा हुआ। ईसा पूर्व पीछे की ओर चलता था। मान लीजिए आज 2022 है, किसी का जन्म 2022 में हुआ और मृत्यु उसका अगर मान कर चलो 5 साल हुआ, मृत्यु जन्म हुआ 2022 में, तो उसका मृत्यु 2022 में उसका जन्म हुआ तो उसका मृत्यु कब होगा? तो कुछ लोग कहेंगे 2027 में। नहीं, इसका ईसा पूर्व में पीछे की ओर चलता था, तो यानी कि 2017 में इसका मृत्यु हो गया। कि ईसा पूर्व में पीछे की ओर चलता था साल महीना। अग्निमित्र का 148 से 140 ईसा पूर्व का शासन रहा। पुष्यमित्र की मृत्यु 148 ईसा पूर्व के पश्चात यानी कि 148 ईसा पूर्व में हो गया। उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा हुआ। उसने कुल 8 वर्षों तक यानी लगभग 140 ईसा पूर्व तक शासन किया। वहीं कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का नाटक है। अग्निमित्र के बाद सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ तथा सुज्येष्ठ राजा हुआ। वसुमित्र से देवभूति तक 140 से 72 ईसा पूर्व तक शासन रहा। तो इसके बारे में शुंग वंश का चौथा राजा वसुमित्र हुआ, जिसने यवनों को पराजित किया था। शुंग वंश का चौथा राजा वसुमित्र हुआ, जिसने यवनों को पराजित किया था। पुष्यमित्र के शासनकाल में यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का राज्यपाल था। उसने 10 वर्षों तक लगभग 130 ईसा पूर्व तक राज किया। एक दिन नृत्य का आनंद लेते समय मुजदेव या मित्रदेव नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दिया। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। शुंग वंश का चौथा राजा वसुमित्र हुआ, जिसने यवनों को पराजित किया था। पुष्यमित्र के शासनकाल में वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का राज्यपाल था। उसने 10 वर्षों तक लगभग 130 ईसा पूर्व तक राज्य
किया। एक दिन नृत्य का आनंद लेते, यानी कि नाच डांस का, गाना बजाने का आनंद लेते समय मुझदेव या मित्रदेव नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी, खुशी में दुखी कर दिया। वसुमित्र के बाद क्रमशः आंध्रक, पुलिंदक या पुंडलिक, घोषा तथा वज्रमित्र राजा हुए। इस वंश का नवा शासक भागवत या मागभद्र हुआ। वह शक्तिशाली राजा हुआ। इसके शासन के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा किया। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था तथा विदिशा वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा करवाया। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का 10वां और अंतिम नरेश देवभूति था। उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। वह अत्यंत विलासी शासक था। उसके कनव अमात्य वसुमित्र ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार शुंग वंश का अंत हो गया था। वह अत्यंत विलासी शासक था। उसके कनव अमात्य वसुमित्र ने उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार शुंग वंश का अंत हो गया। शुंग वंश के राजाओं ने मगध साम्राज्य के केंद्रीय भाग की विदेशियों से रक्षा की तथा मध्य भारत में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना कर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को कुछ समय तक रोके रखा। शुंगकालीन संस्कृति। शुंग काल में समाज में बाल विवाह प्रचलित हो गया था तथा कन्याओं का विवाह 8 से 12 वर्ष की आयु में ही किया जाने लगा था। शुंगकालीन संस्कृति शासन। इस काल में पाटलिपुत्र, कौशांबी, वैशाली, हस्तिनापुर, वाराणसी तथा तक्षशिला प्रमुख व्यापार नगर थे। शुंगकालीन संस्कृति के शासनकाल। भृगुक्षक, उर्पारक, ताम्रलिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। स्वर्ण मुद्रा को निष्क, दिनार, सुवर्ण और स्वर्ण मासिक कहा जाता था। स्वर्ण मुद्रा को तांबे के सिक्के कसारपन कहलाते थे। चांदी के सिक्के के लिए पुराण अथवा धारण शब्द का उल्लेख मिलता है। इस काल में पाटलिपुत्र, कौशांबी, वैशाली, हस्तिनापुर, वाराणसी तथा तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर थे, यानी कि यहाँ से भारी मात्रा में व्यापार हुआ करता था और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। भृगुक्षक, शूरपारक, ताम्रलिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। स्वर्ण मुद्रा का निष्क, दिनार, सुवर्ण और सुवर्ण मासिक कहा जाता था। तांबे के सिक्के कसारपन कहलाते थे। चांदी के सिक्के के लिए पुराण अथवा धारण शब्द का उल्लेख मिलता है। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इसी समय समाज में भागवत धर्म का उदय हुआ था। शुंग राजाओं का काल वैदिक काल अथवा ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण का काल माना जाता है। इसी समय समाज में भागवत धर्म का उदय हुआ था। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। संस्कृत काव्य की भाषा न रहकर लोक भाषा के रूप में परिणत हो गई। संस्कृत के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का प्रमुख योगदान था। संस्कृत के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का प्रमुख योगदान था। पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर आधारित एक महाभाष्य लिखी।
महाभाष्य के अलावा मनुस्मृति का मौजूदा स्वरूप संभवतः इसी युग में रचा गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार शुंग काल में ही महाभारत के शांति पर्व तथा अश्वमेध का भी परिवर्धन हुआ। शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त होते हैं। शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त होता है। शुंग काल के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप हैं। भरहुत, सांची, विसनगर की कला भी उत्कृष्ट है। बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है, जिसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। इस पर भी भरहुत के चित्र के समान चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं। इन उत्कीर्ण चित्रों में कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, बोधिवृक्ष, छात्र, त्रिरत्न, कल्पवृक्ष आदि सम्मिलित हैं। प्रमुख है। एक चित्र में रुद्रारूढ़ सूर्य तथा दूसरे से श्री लक्ष्मी का अंकन अत्यंत कलापूर्ण है। कर्ण वंश का शासन 72 से 27 ईसा पूर्व तक रहा। तो चलिए कर्ण वंश के बारे में पढ़ते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक राजा देवभूति की षड्यंत्र पूर्वक हत्या करके उसके अमात्य मंत्री वसुमित्र ने एक नए वंश का कर्ण वंश राजवंश का स्थापना किया। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति की षड्यंत्र पूर्वक हत्या करके उसके अमात्य मंत्री वसुमित्र ने एक नए वंश का कर्ण राजवंश की स्थापना किया, यानी कि षड्यंत्र रचकर देवभूति की हत्या कर दी। उसके बाद नया कर्ण राजवंश की स्थापना किया। शुंगों के समापन कर्ण भी ब्राह्मण थे। शुंगों के समान कण्व भी ब्राह्मण थे। वसुमित्र ने कुल 9 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद 3 राजा भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा ने क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष और 10 वर्षों तक राज्य किए। यानी कि भूमिमित्र 14 वर्ष, नारायण 12 वर्ष और सुशर्मा ने 10 वर्ष तक राज्य किया। सुशर्मा इस राजवंश का आखिरी शासक था। वायु पुराण के अनुसार वह अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुख सिंधुक द्वारा मार डाला गया। सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व राजवंश का अंत हो गया। सुशर्मा इस राजवंश का आखिरी शासक था, कण्व वंश का। वायु पुराण के अनुसार वह अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुख सिंधुक द्वारा मार डाला गया। सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व राजवंश का अंत हो गया, क्योंकि यह इस वंश का अंतिम या आखिरी राजवंश था यह शासक। वसुमित्र से लेकर सुशर्मा तक इस वंश के 4 राजाओं ने 72 से 27 ईसा पूर्व यानी 45 वर्षों तक शासन किया था। कुषाण वंश पहली दूसरी सदी ईस्वी। प्रथम सदी ईस्वी में इस क्षेत्र में कुषाण का अभियान हुआ। कुषाण शासक कनिष्क 78 से 125 ईस्वी द्वारा यानी कि 78 ईसा पूर्व से 125 ईस्वी द्वारा पाटलिपुत्र पर प्रहार किए और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले जाने की चर्चा मिलती है। कुषाण कालीन अवशेष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए। कुषाण शासक कनिष्क ने 78 से 125 ईस्वी तक पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले जाने की चर्चा मिलती है। कुषाण कालीन अश्वघोष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए।
और कुषाण कालीन अवशेष भी बिहार के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर लिच्छवियों का शासन रहा। अन्य विद्वान मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण मानते हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर लिच्छवियों का शासन रहा। अन्य विद्वान मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण मानते हैं, यानी कि उस पर कब्जा मानते हैं। मगध पर आंध्र वंश के शासन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद विकेंद्रीकरण के युग की शुरुआत हुई। यह काल 4वीं सदी ईस्वी तक चलता रहा। अब आता है गुप्त वंश। गुप्त राजवंश की स्थापना महाराज गुप्त ने लगभग 275 ईस्वी में की थी। गुप्त राजवंश की स्थापना महाराज गुप्त वंश ने लगभग 275 ईस्वी में की थी। महाराज गुप्त वंश का वास्तविक नाम गुप्त या श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच हुआ, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। प्रभावती गुप्त के पूजा तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में उसे गुप्त वंश का प्रथम शासक यानी कि अधिराज बताया गया है। स्कंदगुप्त के सुपिया से रीवा के लेख में गुप्तों के वंशावली घटोत्कच के समय से प्रारंभ होती है, परंतु गुप्त लेखों में इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को ही कहा गया है। माना गया। हालांकि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने ही की थी, किंतु घटोत्कच के समय में सबसे पहले गुप्त ने गंगा घाटी में राजनैतिक महत्ता की प्राप्त की। आरंभ में महाराज गुप्त यानी शुरू में महाराज गुप्त तथा घटोत्कच कुषाण राजाओं ने सामंत और अत्यंत साधारण शासक थे, जिनका राज्य मगध के आसपास ही सीमित था। इन दोनों राजाओं ने 318 से 319 ईस्वी के आसपास मगध पर शासन किया। ये ईस्वी है। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। उसका राज्यारोहण 319 ईसा पूर्व में हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसका लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध कायम करना था। चंद्रगुप्त लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमारी देवी के साथ विवाह किया। चंद्रगुप्त और कुमार देवी के विविध प्रकार के सिक्के गाजीपुर, टांडा, फौजाबाद, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या और सीतापुर व बयान राजस्थान से प्राप्त हुआ। इस काल के स्वर्ण और चांदी के काफी सिक्के मिले। गुप्त वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चांदी के सिक्के चलवाए थे। B.A. स्मिथ के अनुसार कुमार देवी के साथ विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली का राज्य प्राप्त किया। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भंती चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना किया। उसने विवाह के उपरांत महाराजधिराज की उपाधि ग्रहण की तथा विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक था।
वायु पुराण में मगध और साकेत पर चंद्रगुप्त द्वारा शासन करने का उल्लेख मिलता है। राय चौधरी के अनुसार कौशाम्बी तथा कोसल के महाराजाओं को हराकर चंद्रगुप्त ने अपने राज्य पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रचलन आरंभ किया। इस संवत का प्रारंभ 320 ईस्वी में किया गया था। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।